In previous lecture, we have already learned about the characteristic of matter, in which we have learned about the intermolecular space, intermolecular force, as well as Brownian motion and diffusion. Just after that, we have to learn about the state of matter. State of matter कि मैटर जितने भी हैं उनके कितने स्टेट होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी टॉपिक से, एंड इट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. सो स्टूडेंट, देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर. क्योंकि इन सभी चीजों को आप अगर अपने नियर अबाउट देखें तो बहुत सारे चीज जो हैं हमको क्या मिलते हैं, सॉलिड मिल जाते हैं. कुछ जो है हमको लिक्विड स्टेट में मिलते हैं. कुछ जो है आपको क्या होता है, गैस के रूप में हमको दिख जाते हैं. अब आप एक सिंगल सब्सटेंस वाटर को लें तो वाटर को अगर हमने फ्रीज कर दिया तो वो जो है सॉलिड स्टेट आइस में आ जाएगा. नॉर्मल टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में है. अगर हमने उसे बॉयल किया या इवापोरेट किया तो ऐसे केस में वो गैसियस फॉर्म में आता है. तो आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को अपने नियर अबाउट देखा होगा, और यही जो है वो उनके क्या होते हैं, स्टेट होते हैं. अब जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में ये मार्कर है, तो ये मार्कर किस स्टेट में है भाई, तो सॉलिड है. इसके अंदर जो लिक्विड है, जो इंक हम डालते हैं, वो इंक कैसा होता है भाई, तो वो लिक्विड स्टेट में होता है. अगर इसी लिक्विड को हम क्या कर लें, थोड़ा सा हीट कर लें, तो वो वेपर के रूप में इवापोरेट करते रहता है. ये जो गैसियस पार्टिकल होते हैं इनमें से कुछ तो विजुअलाइज होंगे और कुछ जो होते हैं वो विजुअलाइज नहीं होते हैं. जैसे अगर मान लीजिए कहीं स्मोक निकल रहा है तो वो गैसियस स्टेट में बहुत सारे गैस कंटेन करता है. तो हम इंडिविजुअल किसी गैस को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. यहाँ भाई देख करके हमको पता लग रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपको हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऐसा कुछ भी हमको पता नहीं लग रहा है. तो गौर करेंगे कि हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो कितने तरह के हैं, 5 तरह के हैं. लेकिन रेगुलर या प्रैक्टिकल लाइफ में हमको आपको जो भी है ज़्यादातर 3 ही स्टेट ज़्यादातर दिखते हैं. वो है हमारा क्या, सॉलिड, लिक्विड, और तीसरा जो है वो है गैस. इनके अलावा जो 2 हैं वो है प्लाज्मा, और एक होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. तो ये हमारे 5 स्टेट हैं. इन 5 स्टेट में जो है हमको इन्हीं 3 के बारे में जानना है ज़्यादा. ऐसा नहीं है कि इनके बारे में नहीं जानना है, लेकिन हम फिलहाल अभी इन्हीं तीनों पे डिस्कस करने वाले हैं. इसे हम लोग बाद में करेंगे. तो हम लोग जाने कि सॉलिड स्टेट में क्या है, दूसरा जो है लिक्विड स्टेट का जो है वो प्रॉपर्टी क्या है, गैस का जो है वो अपना आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्या होता है. तो हम 1 बाय 1 डिफरेंट पैरामीटर पर इनके कैरेक्टरिस्टिक को भी जानेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा दूसरा टर्म है डिफरेंसेस अमॉन्ग देम, इन सभी चीज़ों को एक साथ क्लियर कर लेंगे. अदरवाइज हमको क्या होगा कि इंडिविजुअली एक एक करके सारे का प्रॉपर्टी पढ़ना होगा, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते समय हम लोग कोई टॉपिक छोड़ेंगे, कुछ को चूज करेंगे, कुछ भूल जाएंगे. तो उससे बेहतर है कि हम लोग तीनों स्टेट को ले लें, सॉलिड, लिक्विड और जो है गैस. अब यहाँ जो है हम लोग जो इन सब के बीच डिफरेंशिएट करने वाले हैं, है ना. अब किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऐसे टर्म को हम क्या करते हैं, पैरामीटर. क्या करते हैं, पैरामीटर. तो यहाँ हम टर्म ले लेते हैं पैरामीटर. पैरामीटर सबसे पहला जो होगा, तो बहुत जगहों पे हमने फिगर देखा कि ये 3 फिगर ले लिया. एक में जो है हमने बहुत ज्यादा जो है पार्टिकल्स को जो है, मैटर जनरली कंसिस्ट क्या करते हैं, टाइनी पार्टिकल्स. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो किसी
स्टेट में आपको क्या होते हैं, बहुत ही नियर अबाउट होते हैं, और किसी किसी में इतने ज्यादा डेंस नहीं होते हैं, किसी किसी में क्या होते हैं, बहुत कम डेंस होते हैं, और किसी में बहुत ही कम। अब आप गौर करो, ये सॉलिड है हमारा, ये लिक्विड है, और ये गैस। तो हम अगर गौर करते हैं तो सॉलिड स्टेट में जो है, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही नियर अबाउट होते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं। इसके अलावा लिक्विड में अगर हम गौर करें तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर ऑफ द पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं कि थोड़े सेपरेट होते हैं। और वहीं अगर हम गौर करें गैस पे, तो गैस में जो होते हैं ये पार्टिकल्स इजिली मूव करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरे जगह, यानी इन पार्टिकल के बीच में गैप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो पहला जो हमारा पैरामीटर है वो क्या है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो आप गौर करें, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड में क्या होगा भाई, तो देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। आखिर ये टर्म है क्या, तो ये हमने पहले ही आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि द गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड में ये इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, है ना। तो वेरी लो, इसमें क्या होंगे, वेरी लो। लिक्विड में जो होते हैं थोड़ा ज्यादा होते हैं, गैस में क्या होते हैं, इनमें बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो ग्रेटर देन सॉलिड, ग्रेटर देन द स्पेस आर ग्रेटर देन सॉलिड। और ये जो होते हैं इसमें क्या है, ग्रेटर देन लिक्विड आप लिखो। चलिए, तो मेरा जो पहला पैरामीटर था वो क्या था, इंटरमोलिकुलर स्पेस। सॉलिड में ये बहुत ही स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। लिक्विड में जो होता है वो विद द रिस्पेक्ट ऑफ सॉलिड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और गैसियस पार्टिकल में क्या होते हैं कि वो लिक्विड से भी ज्यादा। यहाँ हम विजुअलाइज भी करने की कोशिश किए हैं कि यहाँ पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा डेंस है, यहाँ जो है गैप एक दूसरे पार्टिकल के बीच में बहुत कम है, यहाँ उससे ज्यादा है, और यहाँ सबसे ज्यादा है। दूसरा जो हमारा पैरामीटर होगा वो आपको क्या है, वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। तो द फोर्स और अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट अप्लाइड बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, है ना, कि जो इन दो पार्टिकल के बीच, इन दो पार्टिकल के गैप के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। और इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एक तरह का एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स होता है। तो निश्चित है कि गैप जैसे जैसे बढ़ेगा ये फोर्स क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो सॉलिड में जो है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ जो है ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है ना। तो यहाँ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या है, स्ट्रांग होंगे। अब यहाँ जो है लिक्विड, तो लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। और अगर गैस की बात करें, क्योंकि इसमें तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो निश्चित है कि यहाँ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा हमारा, बहुत ही कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन लिक्विड, लेस देन लिक्विड, यानी इसमें मिनिमम होता है। इसके अलावा आप गौर करें कि तीसरा जो है वो होता है केटीएम या काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी मैटर हैं वो कुछ ना कुछ टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं ये कंटेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है। एक्चुअली में सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत नियर अबाउट क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं।
यहाँ जो है इनमें थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम होगा। इसके अलावा लिक्विड में अगर गौर करें तो यहाँ पार्टिकल्स सेपरेटेड हैं, ये इजीली मूव कर सकते हैं इधर उधर। तो यहाँ जो होता है वो काइनेटिक जो एनर्जी है इसका, वो विद द रिस्पेक्ट ऑफ सॉलिड क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। और यही वो वजह होता है जिस कारण से ये फ्लो भी करता है। इसके अलावा अगर हम गौर करें गैस, तो गैस में जो ये सेपरेशन होता है ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना एक्ट नहीं होता है, और इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो आप गौर करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है वो के ही हम इसको डिनोट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, लिस्ट होता है। अब इसमें जो है लिक्विड में देखें तो मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। और यहां अगर गैस में देखें तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन लिक्विड। अगर कंपेयर कर लो सॉलिड से तो बहुत ही ज्यादा इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, बहुत ही ज्यादा इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अभी जो हमारे पास फिलहाल कितने पैरामीटर हुए, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, काइनेटिक एनर्जी। चलिए और भी कुछ पैरामीटर हैं जिन पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। और ये इंडिविजुअली जो है वो सारे का, सॉलिड का ये अपना क्या होते जा रहा है, प्रॉपर्टी हो जा रहा है या कैरेक्टरिस्टिक आप इसको समझें। ये लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है, गैस का है। तो थोड़ा सा हम लोग एक साथ भी समझ रहे हैं और डिफरेंशिएट भी एक ही साथ करते चले जा रहे हैं। अब हम लोग लेते हैं शेप, क्योंकि कुछ एक मैटर का जो होता है वो शेप फिक्स होता है और कुछ एक का जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो हम लोग गौर करते हैं कि पहला जो आता है शेप एंड वॉल्यूम, या पहले हम स्टार्ट करते हैं शेप से। तो शेप जो है जनरली जितने भी सॉलिड होते हैं, सेमी सॉलिड को आप छोड़ दें, है ना, चटनी वगैरह समझे, ये जो जेली टाइप होता है जो थोड़ा बहुत जो है मूव कर जाते हैं, तो ये सब सेमी सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं। इन सबको जो है आप ना काउंट करें सॉलिड में, वो नाम ही एक अलग है, सेमी सॉलिड। तो सॉलिड जो हमारे हैं ये आपको क्या होते हैं कि इनके एक फिक्स शेप होते हैं। आप इसको देख रहे हैं, ये अब बाइसेप जो है अपने आप चेंज होने वाला नहीं है। अगर ये अभी सिलेंड्रिकल शेप है तो ये ऐसा नहीं है कि तुरंत क्यूबाइड या क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा बाइसेप। तो जितने भी सॉलिड सबस्टांसेस हैं या मैटर हैं तो वो क्या होते हैं, उनके पास अपना एक फिक्स शेप होता है। तो सॉलिड का क्या हुआ, शेप फिक्स्ड हुआ। लिक्विड को गौर करो, तो लिक्विड जो होते हैं इनका अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है, क्योंकि आप अगर देखो कि हम अगर कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर ही है उसको ग्लास में रखें तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, है ना। उसको अगर किसी जार में रखें तो वो उस जार का शेप ले लेगा। अगर हम इसे किसी अदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर में हम रखें तो वो उसका शेप ले लेता है। यानी इसके अपने कोई शेप नहीं होते हैं, फिक्स शेप नहीं होते हैं। और इसके पीछे भी जो हम लोगों का पहला 3 टॉपिक है वही मेन है, वही मेन है। वो कैसे है, तो आप गौर करें कि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होने के कारण सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज़्यादा होता है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, क्लोजली पैक्ड किए रहते हैं। यानी इस हिसाब से ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को शेप भी दे सकते हैं। यहाँ आप गौर करें तो लिक्विड में ऐसा नहीं है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसमें भी इंटरमोलिकुलर स्पेस है या इंटरमोलिकुलर फोर्स है, लेकिन जितना सॉलिड में है उतना नहीं है। इसी कारण से लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो ये क्या करता है भाई, तो ये जो है जिस कंटेनर में आप रखेंगे वो उसी का शेप क्या करेगा, रीगेन कर लेगा। तो नॉट फिक्स। अब आप बात करो गैस पे, तो गैस की जो बात होती है इसमें सिंपल सा बात है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि जो हमारे घर में एलपीजी, सीएनजी ये सब जो यूज होने वाली चीजें हैं गैसेस, गैसियस फॉर्म में, तो इनको सिलेंडर में आप रखते हैं तो वो सिलेंडर से
लाइटर में अगर हम देखते हैं तो लाइटर में जो है वो सिलेंड्रिकल शेप नहीं, थोड़ा सा क्यूबाइडल शेप होता है, फ्लैटेड रहता है। तो आप जिस तरह के सबस्टांसेस में रखते हैं उसमें वो उसको क्या करता है, वो उसका शेप कंटेन करता है। तो यहाँ जो है आपको सॉलिड के जो है शेप फिक्स्ड होते हैं, लिक्विड के नॉट फिक्स्ड, गैस भी जो है ये भी नॉट फिक्स्ड, याद रखेंगे। इसके अलावा वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम है क्या। तो सबसे पहले वॉल्यूम जाने कि वॉल्यूम क्या होता है कि द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और मैटर, कि किसी भी सबस्टांस के द्वारा जितना स्पेस ऑक्युपाई किया जा रहा है उसे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो किसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, किसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो आप गौर करोगे कि सॉलिड जो है वो इसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। किसी भी सॉलिड का जो है रेगुलर फिगर है तो उसको तो हम कैलकुलेट इजीली कर लेते हैं। अगर इरेगुलर भी है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू भी हम उसका क्या करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर गौर करें हम लिक्विड का, तो लिक्विड का भी जो है वो आपका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लेकिन गैस के बारे में जब कभी भी हम देखें तो गैसेस सब्सटेंस जो होते हैं एक्चुअली में आप जिसे उसको जिस कंटेनर पे रखेंगे या कंटेनर के अंदर रखते हैं तो वो एक्चुअली में आपको सरफेस की ओर मूव करना शुरू कर जाता है। इस कारण से वो उसका जो है एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्युपाइड जो उसने किया वो फिक्स नहीं हो पाता है। इसलिए लिक्विड का जो है वो अगर हम वॉल्यूम गौर करें तो ये नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। इसके अलावा जो है हमने अभी पढ़ा आपको इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद शेप पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा। वॉल्यूम के बाद जो है इसके बाद एक नया टर्म आता है हमारे पास, वो है कंप्रेसिबिलिटी, कि हम किस सबस्टांस को कंप्रेस कर सकते हैं, किस सबस्टांस को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है वो है क्या, कंप्रेसिबिलिटी। आप गौर करते होंगे कि जनरली जो है सॉलिड जितने भी हैं उन सबको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये हार्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, इनको कंप्रेस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, कम है। तो वो ऑलरेडी उसके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। तो इनको और ज्यादा हम गैप रहता तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर भी सकते हैं। लेकिन जब गैप ही नहीं है तो ऐसे केस में इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ हमारे पास किसी भी सबस्टांस के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने में जितना हम उसके कैरेक्टर को नहीं पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमको जानना होता है कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। तो आप यहीं अगर हम गौर करें तो सॉलिड में हमने कहा कि वो कंप्रेसेबल नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी स्पंज की तो स्पंज जो है वो क्या है, इजीली कंप्रेसेबल होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि स्पंज के बीच में जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स में जो है वो गैसियस पार्टिकल फिलअप होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, कंप्रेसेबल है। लेकिन कोई भी जो सॉलिड सबस्टांसेस है तो उनको हम कंप्रेस इजीली या कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी में आप गौर करें तो सॉलिड जो है वो नॉट कंप्रेसेबल, नॉट कंप्रेसेबल। लिक्विड जो है, लिक्विड को आप गौर करते होंगे कि अगर हम किसी बोतल वगैरह में पानी अगर भरते हैं, पूरा फिलअप ना करें, थोड़ा बहुत कर लें, उसके बाद हम कंप्रेस करें तो देखते होंगे कि बोतल जो है वो दब जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में बोतल का आउटर सरफेस दब रहा है, इनसाइड द लिक्विड जो है वो आपको ना के बराबर। लेकिन वही अगर हम बोतल पूरा पूरी क्या कर लें, फिलअप कर लें बढ़िया से, तो ऐसे केस में जब हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं कि वो नहीं दबता है, बहुत रेयरली हल्का फुल्का। तो ऐसे केस में हम इसको कहते हैं कि लिक्विड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट, है ना, नॉट कंप्रेसेबल। ऑलमोस्ट कहने का मतलब कि लगभग
लेकिन ये एक्यूरेट नहीं बता रहा है कि ये कंप्रेसेबल नहीं है, क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है। तो हाँ, कंप्रेसेबल थोड़े बहुत हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यानी लगभग नहीं, लगभग नहीं। आप बहुत ज़्यादा इसको चाह लें कि हम कंप्रेस कर लें, ऐसा संभव नहीं है। तो ऑलमोस्ट नॉट कंप्रेसेबल, ऑलमोस्ट नॉट कंप्रेसेबल। अब आप गौर करें गैस के बारे में। तो गैस जो है वो इजीली कंप्रेसेबल है, हाईली कंप्रेसेबल है। क्यों? तो इसका एग्जांपल हमारे घर के अगल बगल ही मिल जाएगा, घर में ही मिल जाएगा, और ये है हमारा सीएनजी। हम इसे इतना कंप्रेस कर लेते हैं कि इसे गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर। सिलेंडर में जो है आप अगर फील करते हैं उसको कि कभी हम उसको लिफ्ट अप किए हैं तो थोड़ा बहुत हमको लगता है कि कुछ वाटर या लिक्विड टाइप जो है सब्सटेंस इनसाइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम इसको कंप्रेस करके इसके स्टेट तक को चेंज कर लेते हैं, यानी ये इजीली कंप्रेसेबल होते हैं। या फिर आप देखो कि बैलून के अंदर जब एयर ब्लो किया जाता है तो बैलून को ही हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी तो भी कंप्रेसेबल ये उतने नहीं होंगे, यानी लो डेंसिटी है तो कंप्रेसेबल इजीली है। तो यहाँ ऐसे गैसियस पार्टिकल जो होते हैं वो क्या है, इजीली कंप्रेसेबल है, इजीली तो ये हमारे कितने टॉपिक आ गए, लगभग 6। इसके अलावा भी है कि अगर हम गौर करें तो नेक्स्ट जो है हमारा पैरामीटर वो है रिजिड और फ्लूइड। कि कोई सबस्टांस अगर अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाए, रिजिड कहलाए। लेकिन अगर कोई क्या करता है, शेप चेंज कर ले, है ना, या फ्लो कर जाए, मूव कर जाए, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड। क्या कहलाएगा, फ्लूइड। जैसे वाटर ही जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो करता है, तो वाटर एक फ्लूइड में आ गया, है तो लिक्विड लेकिन ये फ्लो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, फ्लूइड। इसके अलावा अगर हम गैसेस पार्टिकल को भी देखें तो हवा बह रही है ना, तो वो भी एक ग्लो कर रही है, मूव कर रही है। तो ये जब कभी कोई सबस्टांस फ्लो करने लगे तो ऐसे सबस्टांस को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। इसीलिए लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो सॉलिड जो होते हैं जनरली रिजिड होते हैं। क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ये आपको फ्लो नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको फ्लूइड नहीं कह सकते हैं। तो सॉलिड हमारे क्या हुए, रिजिड। लिक्विड जो हमारे होते हैं ये क्या है, फ्लूइड है भाई, क्योंकि ये फ्लो करते हैं। और गैस भी जो है ये भी फ्लो करता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर गौर करें, तो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन कहने का मतलब हम पहले वाले वीडियो में भी देखे हैं, पढ़े हैं कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ए सबस्टेंस बाय सेल्फ। ये नहीं कि आपको कुछ अलग से टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द सबस्टेंसेस और पार्टिकल्स फ्रॉम वन टू अनदर, या ईच अदर, आपस में ही एक दूसरे में वो क्या हो जाए, घुल मिल जाए। तो जैसे हम बताए थे कि अगरबत्ती वगैरह के केस में क्या होता है कि उससे जो धुआं निकलता है कुछ देर तो हमको विजुअलाइज हुआ, बाद में डिसअपियर हो जाता है। एक्चुअली में जो हम लोग जहाँ भी हैं यहाँ आगे पीछे बहुत ज़्यादा गैसेस पार्टिकल हैं जो हमको विजुअलाइज नहीं हो रहे हैं, और इन गैसेस पार्टिकल के बीच का गैप जो होता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो दूसरे गैसेस पार्टिकल इन गैप में इजीली क्या हो जाते हैं, सेटअप कर जाते हैं, आराम से स्टे कर जाते हैं, फिर वो भी हमको विजुअलाइज होना बंद कर देते हैं, यानी वो डिसअपियर हो गए। तो यही जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन।
ऐसे अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम क्या कहें, तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ टू सबस्टेंसेस इंटरमिक्स टू ईच अदर, जनरली इट अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन जनरली कहां से कहां होता है, तो हायर कंसंट्रेशन यानी जहां डेंसिटी आपकी ज्यादा है ना, उधर से किधर की ओर, जिधर की ओर लो डेंसिटी है उधर की ओर मूव करेगा। यहाँ एक वर्ड और भी आता है, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी कुछ इसी तरह का ही होता है, इंटर मिक्सिंग ऑफ सबस्टांस होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि ऑस्मोसिस में उल्टा होता है। यहाँ डिफ्यूजन में हमने पढ़ा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव होता है, जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है, जो हम लोग शायद बायोलॉजिकल टर्म में पढ़े भी होंगे या जाइलम फ्लोएम के केस में जानते होंगे। तो डिफ्यूजन सॉलिड का जो होता है, डिफ्यूजन वो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है, या इनका जो डिफ्यूजन अगर हुआ भी तो बहुत ही स्लो होता है, लो होता है ना। तो ये रेयरली डिफ्यूज, रेयरली लिक्विड जो होते हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप अच्छा खासा होते हैं, तो आराम से क्या हो जाता है, ये इंटरमिक्स कर जाते हैं। तो लिक्विड जो है वो आपको क्या होगा, मोर देन, इनमें जो डिफ्यूजन होगा वो मोर देन सॉलिड होगा, मोर देन सॉलिड होगा। और जो गैसियस पार्टिकल होते हैं, तो गैसियस में तो बहुत ही ज्यादा गैप होते हैं एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में, तो इनमें तो इजीली क्या होता है, गैसियस पार्टिकल आपस में इस कदर मिल सकते हैं या घुल मिल सकते हैं या उसमें सेटल डाउन हो सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा या इस जगह पे कौन कौन सा गैस मौजूद है। तो इनमें गैप ज़्यादा होने के कारण जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली, है ना, डिफ्यूज करते हैं। तो यहाँ हम अगर गौर करें तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम, आप समझिए मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है, या मोर देन द लिक्विड आप लिख सकते हैं, मोर देन लिक्विड। अब नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम चाहें और भी पैरामीटर लेना चाहें तो एक हमारा आ जाएगा डेंसिटी, एक हमारा क्या आ जाता है, डेंसिटी। तो गौर करें, डेंसिटी जो हमारा है, डेंसिटी पहले होता क्या ये जान ले भाई। तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि आप यूनिट वॉल्यूम में उस सबस्टांस का कितना मास मौजूद है, कि पर यूनिट वॉल्यूम में किसी सबस्टांस का कितना मास मौजूद है, यही क्या कहलाता है, उसका डेंसिटी कहलाता है। तो डेंसिटी का यूनिट भी हम चाहें तो यहीं से पढ़ भी सकते हैं, मास बराबर क्या हो गया भाई, केजी, और वॉल्यूम जो होता है वो हमारा मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉलिड में जो होते हैं, आप अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें देखा था कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, यानी उसकी डेंसिटी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम भी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो निश्चित है कि उसकी क्या होगी, सॉलिड की हाई डेंसिटी है भाई, हाई डेंसिटी, है ना। लिक्विड जो होता है वो लेस देन द लिक्विड, लेस देन द लिक्विड। जनरल गैस में जो है आपको क्या हो जाएगा कि ये लिक्विड से भी बहुत ही कम, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है या इंटर गैप जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करें तो इसके मास क्या होंगे, इसके पार्टिकल्स कम कंटेन होंगे, तो मास भी हमारा क्या हो रहा है, कम कंटेन हो रहा है, यानी कुल मिलाकर के उसकी डेंसिटी क्या हुई, बहुत ही लो हुई। तो ये क्या हो गया, लीस्ट डेंसिटी होते हैं इनके। तो ये सब कुछ पैरामीटर थे या बेसिस थे जिसपे हम लोगों ने क्या पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस के कैरेक्टरिस्टिक को जाना, प्रॉपर्टी को जाना, साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा कि इनके बीच का जो डिफरेंसेस क्या क्या है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।